नमस्कार। टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें सूरत वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे शख्सियत जिनकी पहचान की कोई आवश्यकता पूरे सूरत वालों में किसी को भी नहीं है, जिनका नाम ही काफी है। मिलते हैं हमारे सूरत शहर के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड वेल नोन पर्सनालिटी से, गणपत जी भंसाली से। गणपत जी, टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके बारे में अगर मैं कहने लगूं तो समय कम पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि नाम ही काफी है और आपके नाम में इतनी शक्ति है कि टॉक शो इंडिया के इस बातें सूरत वालों की एपिसोड भी शुरुआत आप ही से हम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और खुशनसीबी है जी। सूरत में अपना इतना बड़ा नाम, चाहे टेक्सटाइल जगत हो चाहे साहित्य की जगत हो, और अगर आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं, कैसा आपको अनुभव होता है? कैसा जिंदगी की आपाधापी में क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? जो इच्छा थी वो मिला कि नहीं मिला? दिशा कुछ और चली गई या फिर मन की मुरादें पूरी हो गई? कैसा रहा ये आपका सफर? आप कैसे आप देखते हैं? बहुत ही मतलब शानदार ढंग से आपने शुरुआत की है जी। और जहाँ तक यादों के झरोखे में अगर हम पीछे गोते लगाएं जी, तो अनेक यादें आती है। लोग कहते हैं खट्टी मीठी यादें, मैं तो मानता हूँ कि मीठी मीठी यादें हैं। क्या बात है। ऐसा है निकेत जी, मैं आपको बताऊं, मेरा जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ है जी, जहाँ पानी की बहुत कमी है। मरुस्थल एरिया कहलाता है, पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है जी। जसोल कस्बा है, छोटी सी आबादी वाला दस जाके, जहाँ रानी भटियानी मंदिर बहुत फेमस है। बाजू में नाकोड़ा जी का जैन तीर्थ फेमस है जी। जसोल का डाइंग बिजनेस बहुत फेमस है। क्या बात है। उस कस्बे में हुआ। मूलतः हम तिलवाड़ा जिला बाड़मेर के निवासी हैं। हमारे पिताजी वगैरह वहां से आए थे जसोल में जी। और जसोल में जन्म हुआ। पढ़ाई जसोल में ही हुई मेरी। और फिर उस जमाने में क्या है कि आप व्यापार व्यवसाय में भी जल्दी लग जाते थे, शादियां आपकी जल्दी हो जाती थी, तो ये सारा कुछ जल्दी हो गया। अच्छा। तो मेरी रेडीमेड कपड़े की दुकान थी, मैंने सर्विस की और उसके बाद में मेरी दुकान हुई। तो कोई एक दौर था पढ़ने में, इसलिए मन नहीं लगता था कि कोई दूसरे साधन नहीं होते थे। आज तो आपके पास में दुनिया भर के साधन है, यानी ऑनलाइन भी वगैरह सारा जी। तो ट्यूशन भी नहीं होते थे उस जमाने में, बस जो भी है सरकारी स्कूल में पढ़ना वगैरह जी। तो जब दुकानदारी की और दुकान पे रेडीमेड कपड़े की दुकान थी, जसराज गणपत लाल जैन बालोत्रा में एक दुकान थी, और उस दौर में हमारे यहाँ अखबार आते थे। वो अखबार हमें मुझे मेरे गांव के संभ्रांत परिवारों को देने थे। अच्छा। तो मेरे यहाँ आते थे कि साहब आप यहाँ अखबार डिलीवरी दे रहे हैं और आप उनके यहाँ पहुंचा दें। अच्छा। मैंने कहा देखिए और पूछ तो क्या हमें क्या चाहिए। तो अखबार आते थे, बैठे बैठे वो अखबार फुर्सत के समय में पढ़ना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया तो चस्का लग गया। अच्छा, चस्का लग गया। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा मतलब यानी कि दुनिया से एकदम आप सब लोग अटैचमेंट में आ गए। कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या नहीं घट रहा है। आज का दौर थोड़ी है कि भाई व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, खाना, ये तो बहुत दौर था जी। काले फोन होते थे घंटी वाले। और वो भी है जो बिरले घरों में होते थे, जिनके घर पे फोन रहता था वो धनाड़ी कहलाता, स्टेटस बन जाती थी। हाँ बिल्कुल। तो वो अखबार पढ़ने की आदत हुई और तकरीबन 75 की बात है और 79-80 तक आते आते मैं तो मतलब मैंने पढ़ना नहीं बल्कि लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ। और हालांकि मैं 1975 में ही जी राजस्थान पत्रिका के बालोत्रा का संवाददाता बन गया। ओहो, क्या बात है। जो एक लीडिंग पेपर कपूरचंद जी कुली जयपुर में उनके एडिटर थे जी। उस दौर में मैंने ये शुरू किया और 75 से 80 तक का मेरा दौर रहा, क्योंकि 80 के बाद में मुझे पूरे भारत में टेक्सटाइल उद्योग के लिए सेल्समैनशिप के लिए जाना पड़ा। अच्छा। तो मैं करीब आप समझ 12 साल में 12 स्टेट में मैं घूमा जी। मैंने कपड़ा बेचा, सेल्समैनशिप की जी। तो ये मेरा दौर था। अच्छा। तो इसको खट्टा तो दौर नहीं कहूँगा मैं, मीठा दौर है, क्योंकि मैंने सीखा ही सीखा कुछ जी। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को कुछ ना कुछ नशा लग जाता है और आपको भी लगा, लेकिन आपको अखबार से जुड़ने का नशा और पत्रकारिता का और साहित्य से जुड़ने का नशा लगे। नशा तो आपको जरूर लगा, लेकिन एक पॉजिटिव नोट में, और आपकी यादें भी मिटी रही। गणपत जी, ये मुझे बताइए कि व्यापार करना ये सब के साथ साथ
आपको साहित्य की तरफ रुचि कैसे आई, मतलब कैसे, क्या इंस्पायर आप कहाँ से हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण और मैं आपको बता दूं, मैं जब 1980 में मध्य प्रदेश के टूर पे था जी, उन दिनों में नई दुनिया अखबार, जैसे मैंने कहा, अखबार पढ़ने की आदत थी, अखबार में पढ़ रहा था, पीछे एक इश्तिहार देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है कि आज दुर्ग मध्य प्रदेश में कवि सम्मेलन, आज भिलाई में, आज रायपुर में कवि सम्मेलन। अच्छा। और कवि सम्मेलन के प्रति मेरा वैसे भी पहले 70 के दौर में मैंने बालोतरा में कहीं एक कवि सम्मेलन सुना, तो मुझे अच्छा लगा था जी, वो शुद्ध साहित्यिक दौर था जी जी। तो नई दुनिया के एक इश्तिहार पे नजर पड़ी और मुझे पता पड़ा कि दुर्ग मध्य प्रदेश में एक कवि सम्मेलन है। तो उन दिनों में मैं रायपुर से दुर्ग जीप को टंग कर गया था। मैं जीप होती है ना, गाड़ी, पीछे टंग कर गया। अच्छा। 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अच्छा, इतना मतलब जुनून सुनने का जी। तो मैं वहां पे गया और एक कवि सम्मेलन जहाँ पे हुल्लोड़ मुरादाबादी, सत्यनारायण सत्तन और कुछ काबिल थे जी। और मैंने कविता सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इंटरव्यूल के बाद में, उन जमाने में इंटरव्यूल होते थे, आज तो इंटरव्यूल होते ही नहीं है, 2.5-3 घंटे का कवि होते हैं। तो इंटरव्यूल में मैं सत्यनारायण सत्तन जी से और हुल्लोड़ मुरादाबादी जी से मिला था। ये 80 की बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप कितना पेमेंट लेते हैं, अगर आते हैं तो कैसे आते हैं, ये मेरी जिज्ञासा थी उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन भी आप बुलाओगे आ जाएंगे और पैसा जो भी होगा ले लेंगे। तो मैं 81 के करीब बालोतरा में मेरे बड़े भाई साहब अमित चंद बंसाली, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अच्छा, तो उनसे मैंने बात की। वो उन दिनों में लायंस क्लब के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और तेरापंथ समाज के तेरापंथी की परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब कवि सम्मेलन अपने गाँव में करवा देना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये समझ लो कि तकरीबन 81 के आसपास में वो कवि सम्मेलन हुआ जसोल में, एमएस वोरा राजकीय विद्यालय प्रांगण में जी। उस कवि सम्मेलन को इतना गजब का प्रतिसाद मिला और इतनी ऑडियंस आई जी। और वो एक उन दिनों में तो कैसेटों का दौर था, टीडीके की कैसेट आती थी, नेशनल पैनोरामिक का टेप रिकॉर्ड आता था जी जी जी। तो वो उससे ही सुना जाता था, बाकी तो कोई माध्यम ही नहीं था। राइट। दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन समाचार आते थे ज्यादा, उसमें कोई मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, दूर ही रहता था एंटरटेनमेंट से। तो धारावाहिक आते थे हाँ। मगर कवि सम्मेलन की जो तृप्ति है वो कैसेटों के द्वारा हो पाती थी या फिर मंच में जी। तो हमने जब जसोल में ये आयोजन करवाया तो जसोल में उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा। और दूर दराज से, यानी मोकलसर, सिवाना, बालोतरा, जसोल, पचपदरा, अगसाड़ा, टापरा, जितने भी छोटे छोटे गांव थे सब हमारा श्रोता पहुंचे जी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कवि सम्मेलन बार बार होते रहने चाहिए और वहीं से आपका वो दौर शुरू हो गया और साहित्य की तरफ पूरी तरह से आप जुड़ गए, यानी कि कहीं ना कहीं एमपी जाना और वहां से जो आपको वो जुनून था और उसी जुनून को लेकर के आगे बढ़े और साहित्य के पूरे इस प्लेटफॉर्म में आपने एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल किया। मैं ये भी बताऊं निखिल जी, मध्य प्रदेश वो भूमि है जी जहाँ पे कोई शायद ऐसा कस्बा या शहर रहेगा जहाँ कवि नहीं है जी। पूरे हिंदुस्तान में कवियों की जो स्थलियां गिनी जाती है जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। क्या बात है। बाकी प्रदेश अलबत्ता अछूते हैं, थोड़े बहुत हरियाणा में है, वैसे तो दिल्ली मुंबई में कहीं भी है, तो ये 3 प्रदेशों में ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि पूरे आपके एक्सपीरियंस में ये भी परसेंटेज और ये भी आपसे मुझे जानने को मौका मिला कि कवियों की तादाद कहाँ है और किस तरह से ये 4 राज्य का आपने जिक्र किया। कवि सम्मेलन का जब ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो पूरे हिंदुस्तान में, रदर मैं कहूँ कि पूरे पैन वर्ल्ड में सभी जगह में, सभी बड़े शहरों में कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज होता है। हिंदुस्तान में जो नॉन प्रोफेशनल कवि सम्मेलन होते हैं वो पूरे भारतवर्ष में, अगर नॉन प्रोफेशनल कवि सम्मेलन का आयोजन की बात होती है तो गणपत जी मैं आपको बधाई देता हूं और शुभेच्छा देता हूं कि गणपत भंसाली से बड़ा कोई नाम नहीं है। तो ये कैसे संभव हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में सारे बड़े से बड़े कवि गणपत जी के साथ में जुड़े और वो नॉन प्रोफेशनल कवि सम्मेलन का आयोजन सिर्फ एक ही नाम गणपत जी भंसाली कर रहे हैं सदियों से, ये कैसे संभव हुआ? काफी हद तक तो इस बात में वजन है, सच्चाई है जी कि नॉन प्रोफेशनल रूप से आयोजित अलबत्ता कम रहते हैं जी, क्योंकि ये जो दुनिया है, बाजारवाद है, उसमें प्रोफेशनल रूप से रहना जरूरी है, वरना आजीविका कैसे रहेगी। कहावत है कि भूखे पेट न उत वजन गोपाला, ये ले ले तेरी कंठी की माला। तो
मगर मुझे पता नहीं अलग एक शौक लगा जी। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि 81 में मैंने जसोल में करवाया, फिर उसके बाद में लायंस क्लब ऑफ जसोल के द्वारा हमारे मंगीलाल जी बंसाली थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके कहने से मैंने एक कवि सम्मेलन करवाया जी। फिर उसके बाद में मेरे ऐसा लगा कि मैं बार बार कवि सम्मेलन करवाऊं, तो फिर मालेगांव महाराष्ट्र में 85 में गया तो वहां पे कवि सम्मेलन करवाए जी। और 85 से लगाकर 95 तक मैं मालेगांव में रहा, 97 तक जी जी। और 97 के बाद में मैं जो सूरत आया तो मेरे इस शौक को पंख लग गए। क्या बात है। मतलब अब ये समझ लो कि कराने की मन में बहुत थी, मगर आयोजक भी तो मिले ना। जी जी। क्योंकि कवि सम्मेलन करवाना बहुत बड़ा महंगा सौदा है। जी जी। छोटे से छोटा आयोजन भी कराए 50-60 हजार से लगाकर अब तो खैर लाखों रुपए की बात हो गई है। तो सूरत में जब आया ना जी तो काफी लोगों ने कवि सम्मेलन कराने की इच्छा व्यक्त की। जी जी। और ये धीरे 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 करके अब सन 2022 तक में ऑन एवरेज प्रतिवर्ष 20 से 22 आयोजन होते हैं। क्या बात है। हाँ, और मैं आपको बता दूं 2022 में ही सिर्फ 9 मार्च से जी 13 अप्रैल की अवधि में जी 7 आयोजन। अच्छा। 5 सूरत में हुए जी। एक पचमढ़ी राजस्थान में हुआ, एक ठाणे महाराष्ट्र में हुआ जी। यानी एक महीने में 7 आयोजन कराने का मुझे शुभ अवसर मिला। जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये संख्या आने वाले दिनों में बढ़ते ही जाएगा। बिल्कुल। ये कवि सम्मेलन तो अभी मैं बताऊं 15 मई 2022 को हमारे भारतीय जैन संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है, 37 साल पुरानी संस्था है, जिनकी 1000 से ज्यादा शाखाएं हैं, पुणे के शांतिलाल जी मूथा द्वारा स्थापित है और सूरत में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक है श्री संजय जी जैन, डॉक्टर प्रोफेसर संजय जैन, वो करवा रहे हैं। अच्छा। शैलेश लोढ़ा जी की टीम है जिसमें आप ये समझ लो विष्णु सक्सेना गीतों के राजकुमार आ रहे हैं। अच्छा। अरविंद शुक्ला हास्य व्यंग के कवि आ रहे हैं। अच्छा। और अशोक चारण वीर रस के कवि आ रहे हैं जी। और सपना सोनी है और संजय झाला है। जी ये तमाम कवि कवित्री यहाँ पे, और मैं आपको भी आमंत्रण दूंगा। जरूर जरूर, धन्यवाद। और मुझे खुशी होगी और मुझे जितने भी कवियों का नाम आपने लिया ये सब के साथ तो इनको सुनना और समझने का आनंद तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ गणपत जी 15 तारीख का फंक्शन में जरूर आऊंगा क्योंकि मुझे गणपत जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम का भी आनंद लेना है। विशेष रूप से मैं आपसे मिलने मुझे आना ही है। गणपत जी, पत्रकारिता में भी आपने काफी अच्छा मुकाम हासिल किया, तो साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता में आप कौन कौन से अखबार के साथ जुड़े? और मुझे जहां तक जानकारी है आपने कुछ इंटरव्यूज भी आपने कंडक्ट किए, तो कैसा रहा आपका ये पत्रकारिता का सफर? और इंटरव्यूज के दौरान आपको कुछ ऐसी कोई यादें अगर आप शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल, पत्रकारिता की भी यात्रा रही है, साहित्यिक जगत की भी रही है। साहित्य में कवि सम्मेलन तो उस विधा का एक अंग है जी। तो मैंने कहा ना कि 75 में मेरी बालोतरा में दुकान थी, अखबार आते थे, अखबार की हॉबी होगी, शौक लगा जी। तो फिर मैं वहाँ पर विज्ञापन नहीं, वहाँ की राजस्थान पत्रिका का संवाददाता बना बालोतरा का जी। संवाददाता बनने के बाद में मैंने 85 मालेगांव रहा, तब मैं व्यापार एक अखबार आता है जो आज 83 ईयर्स ओल्ड अखबार है, जो जन्मभूमि प्रकाशन का, तो मैंने 85 में वहाँ पे कॉलम लिखना शुरू किया जी जी। फिर उसके बाद में मैंने नई दुनिया इंदौर का जो अखबार आता है उसका भावताव अखबार आता है, उसमें मैंने कॉलम लिखने शुरू किए। फिर टेक्सटाइल संदेश में लिखने शुरू किए। फिर इंडियन एक्सप्रेस का एक जनसत्ता अखबार आता था जी, मुंबई से, काफी एमिनेंट बड़े नामचीन अखबार, उसमें मेरे कॉलम आने लगे। तो टेक्सटाइल पत्रकारिता में तो आप ये समझो कि शायद ही कोई ऐसा अखबार होगा कि जहाँ मेरे कॉलम नहीं चले। क्या बात। मैंने टेक्सटाइल वर्ड भीलवाड़ा में काम, उसमें भी मेरे कॉलम आए। फिर टेक्सटाइल मिरर में इन दिनों में आ रहा है, यार लाइव जो एक है वेबसाइट, उसमें जा रहा है मेरा, तो काफी कुछ है मतलब। तो गणपत जी, आप जसोल से निकले, अखबार से आपका संबंध बना, आपका वो नशा चढ़ा, फिर आप साहित्य में आए, फिर कवि सम्मेलन में आए, आज भी इतने अखबारों में आपकी कॉलम छप रही है, तो आप यही सब करते गए या फिर कुछ बिजनेस वगैरह भी किया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि भूखे पेट नवोद भजन गोपाला, ये ले ले तेरी कंठी की माला, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, मैं 13 साल की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ दी, फिर मैंने सर्विस की और सर्विस के बाद में मैंने कपड़े की दुकान की। अच्छा। जसराज गणपतलाल नाम से मेरी रिटेल कपड़े की दुकान थी बालोतरा में जी। और कपड़े की दुकान के बाद में हमारी एक महावीर चंद महेंद्र कुमार जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा था, उससे
मैं बाहर मध्य प्रदेश में वगैरह ट्रैवलिंग की और मैंने सेल्समैनशिप की। उसके बाद में हमारी न्यू इंडिया मिल है, उसके द्वारा मैंने ट्रैवलिंग की। 80 तक ये मेरा दौर रहा और 85 में हमने मालीगांव महाराष्ट्र में ग्रे कपड़े का काम किया। और मैं आपको बताऊं, वहाँ पे टेक्सटाइल एसोसिएशन थी मालीगांव ग्रे क्लॉथ मर्चेंट, उसका मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। अच्छी बात है। हाँ, तो बिल्कुल कपड़े की दुकान की। और फिर मैम 95 में हमारा सूरत आना हुआ। तो 95 में हमने यहाँ पे टेक्सटाइल का जो नेडिंग एजेंट है वो काम किया। मगर मैं ये समझ लो कि सन 2002 में मैंने निवृत्ति सी ले ली। मेरे बच्चे किशोर, परवीन, आज ये तमाम जो बिजनेस अलग अलग वो संभालते हैं, मैं समाज सेवा में आ गया। बिल्कुल 2002 में पत्रकारिता का एक नया मोड़ आया। नया मोड़ ये आया कि राजस्थान पत्रिका जो राजस्थान तक सीमित थी और फिर वो बाहर आई, मध्य प्रदेश में भी गई कभी है। तो मुझे मालूम पड़ा कि अहमदाबाद में उनका एडिशन प्रारंभ हो रहा है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि साहब आप अहमदाबाद में तो हैं, मगर सूरत पूरे भारत का आईना है यानी हिंदी भाषी लोग यहाँ बहुत हैं। मैंने गुलाब जी साहब कोठारी जो प्रबंधक है राजस्थान पत्रिका, उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने कहा आप अहमदाबाद आ जाओ। अहमदाबाद एडिशन का शुभारंभ था। तो मैंने उनसे बात की, अगर आप सूरत प्रारंभ कर रहे हैं तो मैं उसको संभालूंगा। क्या बात है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे दायित्व दिया। 2003 के करीब यहाँ एक पत्रिका राजस्थान पत्रिका का शुरुआत हुआ और मैं 2010 तक सूरत एडिशन में रहा मार्केटिंग इंचार्ज। क्या बात है। यानी कि आपने ये सभी चीजों के साथ साथ बिजनेस किया और टेक्सटाइल का बिजनेस किया, और सूरत में आने के पहले भी आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते रहे। तो मुझे खुशी हुई इस बात को जानकारी में लेने के कि आप टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े रहे। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि सूरत में जो टेक्सटाइल की बिजनेस है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको किस तरह से आप देखते हैं, और जो भी लोग सूरत में नए टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या किया है, या जो लोग कर भी रहे हैं, तो उनको आपके अनुभव से किस किस बात पे ध्यान रखना चाहिए और किस किस बात पे गौर करना चाहिए अपना व्यापार को आगे ले जाने के लिए? बहुत अच्छी बात बताई, और ये आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत जरूरी भी है। और जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सवाल है, तो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सूरत अपना एक अद्वितीय मुकाम बना रहा है। और मैन मेड फाइबर जो मानव सर्जित यार्न से जो कपड़ा बनता है, उसमें तो सूरत का कोई तोड़ ही नहीं है। पूरे विश्व में जैसे चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, ये कई जो देश हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रेडीमेड गारमेंट में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, मगर सूरत मल्टीपर्पज वैरायटी में बहुत आगे है। और अब क्या हुआ है कि युवा पीढ़ी के हाथ में बिजनेस आ गया। एक जमाना था गद्दी होती थी, बैठते थे, तकिए लगे हुए रहते थे, कंप्यूटर वगैरह नहीं, बही खाते होते थे। अब तो कंप्यूटर का युग है और बच्चे नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई वैरायटियां बना रहे हैं। क्या बात है। सूरत सिर्फ फैब्रिक्स के लिए जाना जाता है, तो अब तो आप चलो कि टोटल तरह के जो मतलब यानी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप यहाँ का कपड़ा कहाँ कहाँ इंजीनियरिंग में काम आता है, कहाँ कहाँ या आप खेती बाड़ी में काम आता है, तमाम जगह पे ये है। मैं आपको बताऊं, सूरत में कोई जमाने में सिर्फ साड़ियां बनती थी या महिलाओं के जो मतलब लहंगे, ओढ़ने, ब्लाउज इस तक सीमित था। अब यहाँ पे देखो स्कूल यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा बाजार है। मंडप कारोबार, यानी मंडप में एक जमाना था मेरठ की खादी के जो टेंट लगते थे, कनाते लगती थी। अब तमाम उसका जो एक विकल्प आया है, सूरत ने इजाद किया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे ख्याल में 1000 करोड़ से ज्यादा सेल की इंडस्ट्री है। मंडप क्लॉथ है। और आपको बताऊं, दुनिया भर के देवी देवता ऐसा नहीं कि हिंदू लोग हैं जो मतलब भारत में रहते हैं, बल्कि आप अमेरिका में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, कहीं भी है जो टेम्पल तो आपको मिलेंगे। तो तमाम जितनी मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियों के अंग वस्त्र है, जो आंगियां होती है राइट, वो तमाम वस्त्र सूरत के कपड़ों से बने हुए हैं। क्या बात है। उस पे जो नया नया इनोवेशन होता है, उसके ऊपर जो कारीगरी होती है, वो तमाम है। पूरी दुनिया में जितना हमारे प्रभु के मतलब यानी देवी देवताओं के जो वस्त्र, आंगी वस्त्र है, वो उसका 95% या मैं ये कह दूं कि 100% कपड़ा यहाँ से जाता है। वो अलग बात है, टेलर हो जो उसमें क्रिएशन करता है, अलग अलग जो उसके ऊपर एडिशनल वर्क, वैल्यू एडेड वर्क जो। तो सूरत में अब हम टेंट का कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट का कपड़ा, स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा, और इवन है जो आप समझो इंडस्ट्रीज में
तमाम जो यूनिफॉर्म जहाँ लगती है, जी, जी। और आपको बता दें, जी। एयर इंडिया रहे, इंडियन एयरलाइंस रहे, या और भी कोई स्पाइस जेट रहे, उनकी जो एयर होस्टेस होती हैं, जी, उनके जी। ऊपर जो साड़ियाँ जो वो पहनती है, जी। या किसी बैंक में एक जैसी यूनिफॉर्म साड़ियाँ रहती है, जी। उसके लिए जरूरत तो विशेष रूप से सूरत, यानी बहुत आगे बढ़ चुका है सूरत। मतलब सूरत की कल्पनाओं से बाहर की बात। क्या बात है, क्या बात और मैं आपको बता दूं, रेडीमेड गारमेंट में सूरत ने इतने पांव पसारे हैं। है। जी रेडीमेड गारमेंट में देखो, लहंगे और वेस्ट और ब्लाउज रेडीमेड में जी। सूरत अव्वल है। क्या बात और उसके बाद में आप सब लोग कुर्ती में, जी। लैंग्वेज में तमाम है। इवन डेनिम जो आती है जींस, जी। उसका कपड़ा यहाँ पे बनता है। जी जी। इतने मल्टीपर्पज कपड़े बनते हैं कि कोई था। मतलब बहुत ही सुनहरा भविष्य आप देख रहे हैं। इतने रेपियर लूम्स है, एयर जेट लूम है, जी। वाटर जेट लूम है, जितने तमाम जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जी जी। तो अगर आप हमारे जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो भी व्यूअर्स इस हमारे बातें सूरत वालों की एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए तो 3 टिप्स अगर आप देना चाहे अपने इस टेक्सटाइल बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, तो क्या वो 3 टिप्स होगा आपके अनुसार? बिल्कुल, एक तो सतत जागरूकता, हर बार नया प्रयास करें, एक ही क्वालिटी के पीछे नहीं रहे, बस मैं ये बनाऊं वो बनाऊं, बस बिल्कुल आपके यहाँ चलती होगी। अब फैशन तेजी से बदलता है। आपने आज कपड़े डिस्प्ले किए, दूसरे दिन मालूम पड़ा एक नया और कपड़ा है। सतत जागरूकता रहनी है। क्या बात है। दूसरे, क्वालिटी मेंटेन। जी। आप मान के चलो, दुनिया में कोई भी चीज है, इवन आप अपना जो टॉक शो चला रहे हैं, जी। आज आप अनिकेत जी का नाम है जी। मुझे जहां तक याद हुआ कि पटना से लगाकर लालू यादव जी से लगाकर तमाम लोगों के आपने इंटरव्यू लिए जी। और तमाम क्षेत्रों में आपने जो एक महारत हासिल की है। तो जी। ये जो हमारा जो डेडिकेट भाव रहता है, समर्पण रहता है, जी, सब क्या कहें। जी जी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लोग कुछ तरक्की करना चाह रहे हैं और कुछ नया मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं, टेक्सटाइल ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो आप समर्पित भाव से सतत जागरूक रहते हुए दुनिया की तमाम, मतलब आप सब में पता लगाएं कि फैशन कहाँ मिला। और तीसरी बात मैं, जो जहां जहां भी एग्जीबिशन लगे, जी। सूरत भी अभी ऐसा नगर हो गया है कि साल में 12 से ज्यादा एग्जीबिशन लगते हैं। जी। भले वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हो या फिर और कोई हो, सूरत ड्रीम के द्वारा हो, और भी कई है यहाँ पे बार बार एग्जीबिशन लगते हैं। एग्जीबिशन में क्या रहता है, जब आप जाते हो ना, तो आपके पंखों की उड़ान चौड़ी हो जाती है। वहां पे आपको पता लगता है यार, ये नई वेरायटी है, ये नई वेरायटी है, ये नई वेरायटी है। आप दुनिया से बाखबर नहीं, बेखबर नहीं, बल्कि आप कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बड़ी आप बात कही आपने। बस यही एक तीन सूत्र नहीं, हजारों सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका जो अनुभव है उसके तहत मैं समझता हूँ कि जो भी टिप्स अगर मैं आपसे मांगू तो उसकी फेरिस्त बहुत लंबी होगी। बिल्कुल, जो भी, बिल्कुल। लेकिन जो भी 3 बातें आपने कही है, या जो भी और भी एड ऑन आपने बातें कही है, टिप्स जो लोगों को आज मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी दर्शक जो इस बातें सूरत वालों की टॉक शो को देख रहे हैं, जो हम टॉक शो इंडिया के चैनल में हम आपको ये प्रसारित कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग है। आप सभी को ये टिप्स जो गणपत जी भंसाली ने दिया है, ये बहुत ही फायदेमंद होगा और आपको अपने जीवन में आपको अपने मंजिल पाने में जरूर सहायता करेगा। गणपत जी, आप राइटिंग के क्षेत्र में, मुझे जहां तक जानकारी है कि आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, शायद एक मोदी जी के ऊपर भी आपने लिखी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसके ऊपर आपने पुस्तकें लिखी है? एक हमारा एक जीआरपी मीडिया समूह है। जीआरपी मतलब जी माने गणपत, आर माने राजेश, पी माने पंकज। अच्छा। हम तीनों मित्र मिलकर हमने जीआरपी मीडिया ग्रुप, पब्लिक ग्रुप बनाया जी। तो 2012 में हमें लगा कि ये देश में तमाम सीएम अपने ढंग से काम करते हैं, मगर ये नरेंद्र मोदी जी में ऐसा क्या है कि वो विशेष रूप से काम कर रहे हैं। जी। तो हमें लगा कि इनके व्यक्तित्व को, इनके कर्तव्य को हमें किताब के रूप में डालना चाहिए। जी। तो 2012 में हमने विकास नरेंद्र मोदी व आगे बढ़ता गुजरात, अच्छा, ये पहली पुस्तक का प्रकाशन मोदी जी किया। के ऊपर जब वो सीएम थे। जी। हमें पता लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने प्रधानमंत्री जी के बचपन से लगाकर उस दौर तक के उनका व्यक्तित्व का वर्णन किया हमने। तमाम जो आप समझो कि गूगल पे खंगाला, उनके मित्रों से पता लगाया और कहीं से भी पता लगाया, उनके व्यक्तित्व को घेरा, फिर उनके कर्तव्य को तमाम किस तरह से गुजरात मॉडल फेमस हो रहा है जी। तो गुजरात मॉडल पे एक एक बारीक है, जहाँ भी अगर कहीं पे भी आप समझो पानी का जल प्रबंधन हो, आपदा प्रबंधन हो, या कच्छ भुज का भूकंप हो, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया, मतलब जो उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो किया 2012 में।
अच्छा 2012 में हमने ये पुस्तक लिखी, मैंने कहा ये व्यक्तित्व तो अनूठा है जी। और हर बार है जो एडिशनल 2-3 किताबों का सामग्री नहीं आ जाती। जी जी जी। तो मैंने कहा ये 2012 तो पुरानी हो जाएगी। हाँ। तो 2014 में जब वो पीएम बने जी। तो हमने एक पुस्तक का टाइटल दिया CM to PM। क्या बात है। CM to PM का मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, जी जी जी। कॉमन मैन टू पब्लिक मैन। क्या बात है। अच्छा, सीएम मतलब कॉमन मैन और पीएम मतलब पब्लिक मैन। क्या बात है। तो हमने एक किताब का प्रकाशन किया, वो मैं प्रधानमंत्री के रूप में, जब मुख्यमंत्री के रूप में फेमस हुए और प्रधानमंत्री के 2014 में जब हमने पुस्तक निकाली तो उनके शपथ ग्रहण से लगाकर तमाम बिंदु बोलिए जी, और तब भी जी नहीं पड़ा। 2019 आ गया। अच्छा, अब 2019 आ गया, मैंने कहा यार पहले तो 1-2 पुस्तक की सामग्री, तब तो 8-10 पुस्तकों की सामग्री, इतनी उपलब्धियां आप विदेशों में, देश में, इधर में, उधर में, इतनी उपलब्धियां सर्वत्र मोदी जी। तो 2019 में हमने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जी। तो हमारे टाइटल क्या देना जी, तो हमें लगा कि भारत बदल रहा है और नव भारत होता जा रहा है। अच्छा, और इसके निर्माता भी है जो आप समझो कोई जमाने में सरदार पटेल वगैरह है, तो अब नव निर्माता हो गए जी जी। तो नव भारत के नव निर्माता नरेंद्र मोदी। अच्छा, इस पुस्तक का टाइटल दिया हमने जी, और ये पुस्तक प्रकाशित की। तो हमने 2014 से लगाकर 2019 तक में जो विकास यात्रा के जो पन्ने थे उसमें पढ़ दिए। तो मुझे लगता है कि ये सभी पुस्तकें मोदी जी को बहुत ही आनंद आया हो, इतना आपने रिसर्च किया। बिल्कुल, आपने बहुत जोरदार बात की, मैं भूल जाता, आपने एक बात की है। बात ये थी कि सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी जी सूरत में बता रहे थे जी, और महाराणा प्रताप जयंती पर जी, और गोड़ादरा इलाका में ऐसा बताया जा रहा है 70-75 हजार लोगों की जन समूह था जी, और मोदी जी सीएम से पीएम की तरफ बढ़ रहे थे जी। तो उनके उपस्थिति में कार्यक्रम था। ये मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय हमारी जो सांसद नवसारी के CR पाटिल साहब, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी है। वो सदैव बहुत कोऑपरेटिव नेचर के रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इतने बड़े कार्यक्रम के संचालन का मौका दिया। क्या बात, MOC करने का। क्या बात। तो MOC करते करते मेरे एजेंडे में वो पुस्तक देने का नहीं था, मगर पुस्तक मेरे हाथ में थी। मैंने नरेंद्र मोदी जी को पुस्तक दी, तो नरेंद्र मोदी जी ने, मैं जल्दी में, क्यों मुझे संचालन करना था, उतावल थी, अरे भाई फोटो तो खिंचवा के जाओ, ये वर्क मीटिंग बनना है। तो हमने नरेंद्र मोदी जी ने के साथ में वो फोटो खिंचवाया। मुझे याद भी नहीं रहा कि मतलब ये समझ लो कि मैं सपनों से ऊपर के बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं फोटो खिंचवा के जाओ जी जी। फिर मैंने वो संचालन वगैरह किया। तो अब आप जो आप कह रहे हो ना, पर शायद नरेंद्र मोदी जी वायुयान में, मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि वो अहमदाबाद गांधीनगर पहुंचे होंगे जी जी, और दूसरे दिन हमारे पास में CMO से कौन आता है जी जी, क्या आप गणपत बंसाली बोल रहे हैं? मैंने कहा बोल रहा हूँ सर, आपने CM साहब को एक पुस्तक दी थी जी जी दी थी जी जी, कि ये 50 पुस्तकें आज की आज रवाना करें। क्या बात, क्या बात है। तो मुझे लगा ये तो समझ लो कि हमारा ये पुस्तक लिखना सार्थक हो गया जी जी जी। और मैंने मेरे मित्र राजेश मिस्त्री को और पंकज को ये सारी बात बताई जी। तो वो 50 पुस्तकें उसी दिन CR पाटिल साहब को दी, संभवतः राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस से वो गई वहाँ पे, और फिर हमें ये पता पड़ा, हम CMO वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पे गए थे, वहाँ पे गांधीनगर गए, तो वो डिस्प्ले में वो बुक पढ़ी। क्या बात है, यानी कि आपके दिए हुए पुस्तक को नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ा और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 50 पुस्तकें दूसरे दिन ही मंगाई। गणपत जी बहुत बहुत आपको अभिनंदन करना चाहूंगा। इसी कड़ी में मैं एक और बात जरूर भूल जाऊंगा जी, क्योंकि ऐसा आप सवालों के सिलसिले जारी और मेरे से अंदर से और जरूर जरूर जरूर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ 2014-19 वगैरह में ये पुस्तकों का प्रकाशन हुआ जी। अब एक बार में नरेंद्र मोदी जी ने किया विमोचन जी, दूसरी बार में जो आनंदी बहन CM की शपथ लेने जा रही थी जी, तो उन्होंने किया जी, और उसी पुस्तक का जो विमोचन हीराबा ने किया, जो नरेंद्र मोदी जी की माता जी। अच्छा। और 2019 में जी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। अच्छा, वो पुस्तक भारत के नव निर्माता। अच्छा, हम गए हुए थे दिल्ली। तो अभी तैयारी और भी आपकी है पुस्तकों की?
साहब 2024 में तो हम अभी से उसकी संरचना करने में लगे। हमारा तो मन ये हो रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है अपने उत्तर प्रदेश के, जिनको अभी बुलडोजर बाबा कहते हैं, जी। तो उनके ऊपर भी हमारी एक पुस्तक का मन हो रहा है, क्योंकि जो हम ऐसे व्यक्ति जो वाकई में पूरे भारत में जो अपने कर्तव्यों के लिए और अपने कर्तव्य और व्यक्तित्व से चर्चित है, उन पर पुस्तकों का प्रकाशन। क्या बात है। उस कड़ी में योगी जी भी है। वाह वाह। तो आपकी ये मोदी जी के ऊपर लिखी पुस्तक, मुझे खुशी हुई जान करके कि उनकी माता जी यानी कि हीरा बा के द्वारा भी आपने विमोचन किया। मेरे मोबाइल में फोटो भी। वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मोदी जी तक तो काफी लोग पहुंच गए, पहुंच भी सकते हैं और पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके माता जी का आशीर्वाद और माता जी के साथ आपको वक्त गुजारने का मौका मिला। गणपत जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। वक्त ही नहीं गुजारे अनिकेत जी, मैं आपको बता दूं, बड़ा उत्साही होता जा रहा हूँ आपके प्रश्नों के साथ। जी जरूर। वहाँ एक झूला था पुराने घर में। अच्छा। वहाँ पे हीराबा अक्सर झूला ले लेती थी, और एक बार प्रधानमंत्री जी में मैंने कहा क्यों नहीं इसी झूले पे हम भी झूल जाएं। क्या बात है। हम भी झूले वहाँ पे। जी। तो वो सारी मीठी मीठी यादें, खटी मीठी यादें नहीं, मीठी मीठी यादें।